जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक और वीडियो में। हम 40 प्रश्न तक कर चुके थे जो कि ज्वालामुखी से रिलेटेड प्रश्न थे। तो आज हम 40 के बाद 41वें प्रश्न से आज हम पुनः आरंभ करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 41वां है, भारत का कौन सा ज्वालामुखी 2017 में फिर सक्रिय हुआ था? भारत का कौन सा ज्वालामुखी 2017 में फिर से सक्रिय हुआ था? तो वो था बैरन द्वीप। बैरन द्वीप का जो है बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है 2017 में पुनः सक्रिय हुआ था। अगला प्रश्न नंबर 42 है, अंडमान निकोबार में कितने ज्वालामुखी द्वीप हैं? अंडमान निकोबार में जो है कितने ज्वालामुखी द्वीप हैं? तो वो है 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं अंडमान निकोबार में। अगला प्रश्न नंबर 43 है, किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट सबसे खतरनाक होते हैं? किस प्रकार के ज्वालामुखी विस्फोट खतरनाक होते हैं? तो वो हैं कैल्डेरा टाइप के जो है ज्वालामुखी बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनका विस्फोट बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करता है। इनका विस्फोट बहुत अधिक होता है, जिससे बहुत बड़े क्षेत्र प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 44 है, ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैसें निकलती है? ज्वालामुखी विस्फोट में कौन सी गैसें निकलती हैं? तो वो है CO2 निकलती है, SO2, H2O। CO2, SO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और जल के साथ जो है निकलती है। जलवाष्प और सल्फर डाइऑक्साइड प्रमुख होती हैं। इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड H2O और SO2 जो है प्रमुख होती है। अगला प्रश्न नंबर 45 है, कौन सा देश ज्वालामुखियों की राजधानी कहलाता है? कौन सा देश ज्वालामुखियों की राजधानी कहलाता है? तो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है ज्वालामुखियों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ लगभग 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, क्योंकि सबसे अधिक ज्वालामुखी यहाँ पर जो है इंडोनेशिया में सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 46 है, विश्व में कुल ज्वालामुखियों का लगभग कितना प्रतिशत रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में है? विश्व के कुल ज्वालामुखियों का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में है? तो वो है 75%। 75% जो है विश्व की जो है पूरी पृथ्वी का 75% भाग जो है ज्वालामुखी के संपर्क में आता है। अगला प्रश्न इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। प्रशांत क्षेत्र में विश्व के लगभग 3/4 ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्रशांत क्षेत्र में जितना अर्थात प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र में 3/4 भाग जो है ज्वालामुखी से प्रभावित है। अगला प्रश्न नंबर 47 है, कौन सा ज्वालामुखी समुद्र के नीचे स्थित है? कौन सी ज्वालामुखी समुद्र के नीचे स्थित है? तो वो है लोही। लोही ज्वालामुखी जो है समुद्र के नीचे स्थित है। हवाई के पास स्थित या समुद्र के नीचे सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न नंबर 48 है, ज्वालामुखी विस्फोट से बनने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी की विस्फोट के बाद जो क्षेत्र बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो वो है आग्नेय क्षेत्र। आग्नेय क्षेत्र कहा जाता है ज्वालामुखी से बनने वाले क्षेत्र को, क्योंकि ज्वालामुखी जब बाहर लावा निकल कर आता है तो ठंडा होने के बाद उसे आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। उससे जो है आग्नेय क्षेत्र निर्मित होता है। लावा के ठोस होने से नई भूमि बनती है, जिसे आग्नेय क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 49 है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है ओजोस डेल सालाडो। ओजोस डेल सालाडो जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। यह समुद्र तल से 6,893 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से 6,893 मीटर ऊंचा है। अगला प्रश्न नंबर 50 है, किस वर्ष टैम्बोरा ज्वालामुखी के विस्फोट ने वर्ष रहित वर्ष ईयर विदाउट समर उत्पन्न किया था? तो वो है 1815 में। 1815 ईस्वी में टैम्बोरा ज्वालामुखी के विस्फोट ने जो है वर्ष रहित वर्ष उत्पन्न किया था। इसके विस्फोट से वातावरण में धूल भर गई, जिससे सूर्य का प्रकाश घट गया और विश्व भर में तापमान गिर गया। इसके जो है विस्फोट से विश्व भर का जो है तापमान गिर गया था।
अगला प्रश्न नंबर 51 है, ज्वालामुखीय राख मुख्यतः किससे बनी होती है? ज्वालामुखीय राख किससे बनी होती है? तो वो है बारीक ठंडी हुई लावा की कणों से। बारीक ठंडी हुई लावे की कणों से जो है ज्वालामुखी के राख बना होता है। विस्फोट के समय निकलने वाले लावे के सूक्ष्म कण जमकर राख बनाते हैं। विस्फोट के समय निकलने वाले लावे के सूक्ष्म कण जमकर राख बनाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 52 है, डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर किस प्रकार की गतिविधियाँ होती है? डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर किस प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं? तो वो है ज्वालामुखीय क्रिया व नई भूमि का निर्माण। ज्वालामुखीय क्रिया होती है और नई भूमि का निर्माण होता है डायवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पर। यहाँ प्लेटें अलग होती हैं और नीचे से मैग्मा ऊपर आकर नई भूमि बनाती है। प्लेटें अलग होती हैं जिससे जो है मैग्मा बाहर आकर नई भूमि बनाता है। अगला प्रश्न नंबर 53 है, प्लूम थ्योरी किससे संबंधित है? प्लूम थ्योरी किससे संबंधित है? तो वो है ज्वालामुखी से संबंधित है। ज्वालामुखी से प्लूम थ्योरी संबंधित है। प्लूम थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के अंदर हॉट स्पॉट्स से मैग्मा ऊपर की ओर उठता है। प्लूम थ्योरी के अनुसार पृथ्वी के अंदर हॉट स्पॉट्स से मैग्मा ऊपर की ओर उठता है। अगला प्रश्न नंबर 54 है, कौन सा ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय माना जाता है? कौन सा ज्वालामुखी यूरोप का सबसे सक्रिय माना जाता है? तो वो है माउंट एटना। माउंट एटना जो है यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यह लगातार सक्रिय रहता है। अगला प्रश्न नंबर 55 है, फेरी बिल्ट ज्वालामुखी का निर्माण किससे होता है? फेरी बिल्ट ज्वालामुखी का निर्माण किससे होता है? तो वो है राख से। राख से फेरी बिल्ट ज्वालामुखी का निर्माण होता है। इटली के राख और छोटे लावे के टुकड़े के जमाव से बने छोटे शंकु आकार के ज्वालामुखी जो हैं होते हैं ये। अगला प्रश्न नंबर 56 है, विश्व का सबसे गहरा कैल्डेरा कहाँ है? विश्व का सबसे गहरा कैल्डेरा कहाँ है? तो वो है टाओपो न्यूजीलैंड में। टाओपो न्यूजीलैंड में जो है, न्यूजीलैंड का टाओपो कैल्डेरा लगभग 300 मीटर गहरा है। न्यूजीलैंड का टाओपो कैल्डेरा लगभग 300 मीटर गहरा है। अगला प्रश्न नंबर 57 है, प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत के अनुसार अधिकांश ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं प्लेटों के किनारे पर। प्लेटों के किनारे पर अधिकांश ज्वालामुखी पाए जाते हैं। प्लेटों के टकराने या अलग होने से सीमांत क्षेत्रों पर ज्वालामुखी बनती है। जब प्लेटें, पृथ्वी की प्लेटें जो है आपस में टकराती हैं या दूर जाती हैं तो जो है सीमांत क्षेत्र, उसको किनारे क्षेत्रों पर जो है ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न नंबर 58 है, ट्रेंच और ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण किस सीमा पर होता है? ट्रेंच और ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण किस सीमा पर होता है? तो वो है कन्वर्जेंट सीमा पर। कन्वर्जेंट सीमा पर ट्रेंच और ज्वालामुखी श्रृंखला का निर्माण होता है। अगला प्रश्न नंबर, इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। जहाँ एक प्लेट दूसरे के नीचे धंसती है वहाँ ट्रेंच और ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है। जहाँ एक प्लेट दूसरे की प्लेट के नीचे जो है धंसती है वहाँ ट्रेंच और ज्वालामुखी श्रृंखला बनती है। अगला प्रश्न नंबर 59 है, माउंट सेंट हेलेंस के 1980 के विस्फोट का कारण क्या था? माउंट सेंट हेलेंस के 1980 के विस्फोट का कारण क्या था? तो वो है भूकंप और गैस दोनों थी। भूकंप और गैस दोनों के कारण जो है माउंट सेंट हेलेंस की जो है 1980 में जो विस्फोट हुआ था, भूकंप और गैस दोनों के कारण हुआ था। भूकंपीय हलचलों से गैस का दबाव बढ़ा और विस्फोट हुआ। भूकंपीय हलचल जब होती है तो प्लेटें दूर जाती हैं या पास आती हैं, जिससे जो है दबाव बढ़ता है और ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 60 है, कौन सा ज्वालामुखी सुंदरबन क्षेत्र से सबसे निकट है? कौन सा ज्वालामुखी सुंदरबन क्षेत्र से सबसे निकट है? तो वो है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जो है सुंदरबन क्षेत्र से सबसे निकट है। अंडमान निकोबार का बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के निकट है। अगला प्रश्न नंबर 61 है, 2023 में किस देश में माउंट मेरापी का बड़ा विस्फोट हुआ था? 2023 में किस देश में माउंट मेरापी का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था? तो वो है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जो है माउंट मेरापी का सबसे बड़ा विस्फोट हुआ था। मेरापी इंडोनेशिया का अत्यंत सक्रिय ज्वालामुखी है। इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मेरापी है। अगला प्रश्न नंबर 62 है, 2023 में इटली के किस ज्वालामुखी ने लगातार लावा बहाया? 2023 में इटली के किस ज्वालामुखी ने लगातार
लावा बहाया था, तो वो है एटना। एटना जो है 2023 में इटली के एटना नामक ज्वालामुखी ने लगातार लावा बहाया था। सिसिली का माउंट एटना वर्ष 2023 में सक्रिय रहा है। अगला प्रश्न नंबर 63 है, 2024 में हवाई द्वीप समूह का कौन सा ज्वालामुखी फूटा? 2024 में हवाई द्वीप समूह का कौन सा ज्वालामुखी फूटा? तो वो है किलाउया ज्वालामुखी जो है 2023 में फूटा था। किलाउया का लावा प्रवाह जून 2024 में देखा गया था। अगला प्रश्न नंबर 64 है, आइसलैंड को ज्वालामुखी द्वीप क्यों कहा जाता है? आइसलैंड को ज्वालामुखी द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है यहाँ दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं। यहाँ पर जो है दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखी हैं और ये सक्रिय ज्वालामुखी का कारण जो है प्लेटें अलग हो रही हैं। प्लेटें जो है अलग हो रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर दर्जनों सक्रिय ज्वालामुखियाँ हैं। आइसलैंड मिड अटलांटिक रिज पर है। यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट सीमा से अनेक ज्वालामुखी बनते हैं। आइसलैंड से जो है पृथ्वी की प्लेटें अलग होती हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पर ज्वालामुखी द्वीप बनता रहता है। अगला प्रश्न नंबर 65 है, 2024 में किस ज्वालामुखी ने हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद कराया था? तो वो है किलाउया ने जो है हवाई अड्डे को इस अस्थायी रूप से बंद कराया था। किलाउया की राख से उड़ानें प्रभावित हुई थी, जिसके कारण जो है हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद किए गए। रिंग ऑफ फायर किन महानगरों को घेरे हुए हैं? तो वो है प्रशांत महासागर के चारों ओर के क्षेत्र को घेरे हुए हैं। प्रशांत महासागर के क्षेत्र के चारों ओर जो है फैले हुए हैं। अगला प्रश्न नंबर 67 है, निष्क्रिय ज्वालामुखी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? निष्क्रिय ज्वालामुखी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो वो है डोरमेंट वाल्केनो जो है निष्क्रिय ज्वालामुखी को कहा जाता है इंग्लिश में। अगला प्रश्न नंबर 68 है, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का उदाहरण कौन सा है? एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का उदाहरण कौन सा है? तो वो है एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का आर्थर सीट। एडिनबर्ग स्कॉटलैंड का आर्थर सीट जो है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो का उदाहरण है। कौन सी चट्टान ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बनती है? कौन सी चट्टान जो है ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बनती है? तो वो है बलुआ पत्थर जो है ज्वालामुखी क्रिया से नहीं बनता है। बलुआ पत्थर जो है अवसादी चट्टान होता है। अगला प्रश्न नंबर 70 है, कौन सा उपकरण ज्वालामुखीय गतिविधियों की निगरानी करता है? कौन सा उपकरण ज्वालामुखीय गतिविधियों का निगरानी करता है? तो वो है वॉल्केनोग्राफ जो है ज्वालामुखीय गतिविधियों की निगरानी करता है। अगला प्रश्न नंबर 71 है, ज्वालामुखी शंकु का आकार किस पर निर्भर करता है? ज्वालामुखी का शंकु का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वो है लावा की चिपचिपाहट पर भी और राख की मात्रा और गैस के दबाव, इन सभी पर जो है ज्वालामुखी का शंकु आकार निर्भर करता है। अगला प्रश्न नंबर 72 है, मैग्मा की गति सबसे तेज किस स्थिति में होती है? मैग्मा की गति सबसे तेज किस स्थिति में होती है? तो वो है तापमान अधिक होने पर व घनत्व कम होने पर। तापमान अधिक होने पर और घनत्व कम होने पर। अगला प्रश्न नंबर 73 है, फिशर इरप्शन क्या होता है? फिशर इरप्शन क्या होता है? तो वो है एक बड़े दरार से लावा का बहना फिशर इरप्शन कहलाता है। एक बड़ी दरार से लावा का बहना जो है फिशर इरप्शन कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 74 है, कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक गैसें निकालता है? कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट सबसे अधिक गैसें निकालता है? तो वो है विस्फोटक जो है विस्फोटक ज्वालामुखी विस्फोट से सबसे अधिक गैसें निकालता है। अगला प्रश्न नंबर 75 है, पृथ्वी की सतह पर बने अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत किस श्रेणी में आते हैं? पृथ्वी की सतह पर बने अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत किस श्रेणी में आते हैं? तो वो है कंपोजिट श्रेणी में। पृथ्वी की सतह पर बने अधिकांश ज्वालामुखी पर्वत कंपोजिट श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 76 है, कौन सी परत में मैग्मा सबसे अधिक गतिशील होता है? कौन सी परत में मैग्मा सबसे अधिक
गतिशील होता है तो वो है ऊपरी मंडल पर। ऊपरी मंडल में जो है मैग्मा सबसे अधिक गतिशील रहता है। अगला प्रश्न नंबर 77 है, ज्वालामुखी विस्फोट से जलवायु में कौन सा परिवर्तन होता है? ज्वालामुखी विस्फोट से जलवायु में कौन सा परिवर्तन होता है? तो वो है अस्थायी ठंडक हो जाती है, अर्थात तापमान अचानक से कम हो जाता है। अगला प्रश्न नंबर 78 है, कौन सा ज्वालामुखी सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है? कौन सा ज्वालामुखी सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है? तो वो है फुजियामा, जापान में जो है फुजियामा ज्वालामुखी सबसे अधिक पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगला प्रश्न नंबर 79 है, मैग्मा चैम्बर क्या है? मैग्मा चैम्बर क्या है? तो वो है पृथ्वी के अंदर मैग्मा का भंडार। पृथ्वी के अंदर मैग्मा के भंडार को जो है मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 80 है, किस ज्वालामुखी के विस्फोट से सुंडा स्ट्रेट बना? किस ज्वालामुखी के विस्फोट से सुंडा स्ट्रेट बना है? तो वो है क्राकाटोवा के विस्फोट से जो है सुंडा स्ट्रेट बना है। अगला प्रश्न नंबर 81 है, भूतापीय ऊर्जा जियोथर्मल एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या है? जियोथर्मल एनर्जी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है ज्वालामुखीय ऊर्जा। ज्वालामुखीय ऊर्जा जो है जियोथर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। अगला प्रश्न नंबर 82 है, कौन सा देश ज्वालामुखीय ऊर्जा से सबसे अधिक बिजली उत्पन्न करता है? कौन सा देश ज्वालामुखीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करता है? तो वो है आइसलैंड। आइसलैंड जो है ज्वालामुखीय ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न नंबर 83 है, कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय ज्वालामुखी अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय विश्वविद्यालय जो है ज्वालामुखी अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो है ज्वालामुखीय अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न नंबर 84 है, भूपर्पटी की मोटाई ज्वालामुखी क्षेत्रों में कैसी होती है? भूपर्पटी की मोटाई जो है ज्वालामुखी क्षेत्रों में कैसी होती है? तो वो है कम होती है। ज्वालामुखी क्षेत्र में भूपर्पटी की मोटाई कम होती है। अगला प्रश्न नंबर 85 है, कौन सा उपकरण ज्वालामुखी गैसों का विश्लेषण करता है? कौन सा उपकरण ज्वालामुखी गैसों का विश्लेषण करता है? तो वो है स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर जो है ज्वालामुखी गैसों का विश्लेषण करता है। अगला प्रश्न नंबर 86 है, कौन सा ज्वालामुखी समुद्री जीवाश्मों को सबसे अधिक नष्ट करता है? कौन सा ज्वालामुखी समुद्री जीवाश्मों को सबसे अधिक नष्ट करता है? तो वो है टैम्बोरा। टैम्बोरा जो है समुद्री जीवाश्मों को सबसे अधिक नष्ट करता है। अगला प्रश्न नंबर 87 है, ब्लैक स्मोकर्स क्या है? ब्लैक स्मोकर्स क्या होता है? तो वो है समुद्र तल पर ज्वालामुखी वेंट। समुद्र तल पर ज्वालामुखी वेंट जो है ब्लैक स्मोकर कहलाता है। अगला प्रश्न नंबर 88 है, कौन सा ज्वालामुखी नियंत्रित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है? कौन सा ज्वालामुखी नियंत्रित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है? तो वो है एटना। एटना ज्वालामुखी जो है नियंत्रित पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न नंबर 89 है, ज्वालामुखी गतिविधि से कौन सी खनिज सामग्री बनती है? ज्वालामुखी गतिविधि से कौन सी खनिज सामग्री बनती है? तो वो है तांबा, लोहा और निकिल। तांबा, लोहा और निकिल जो है ज्वालामुखी गतिविधि से निकलता है। अगला प्रश्न नंबर 90 है, कौन सा समुद्री क्षेत्र सबसे अधिक ज्वालामुखी द्वीपों वाला है? कौन सा समुद्री क्षेत्र सबसे अधिक ज्वालामुखी द्वीपों वाला है? तो वो है इंडोनेशिया फिलीपींस क्षेत्र। इंडोनेशिया फिलीपींस क्षेत्र जो है सबसे अधिक ज्वालामुखी वाला द्वीप है। तो ये रहे आज के आपके 50 प्रश्न थे। 50 MCQ जो है ज्वालामुखी पर आधारित है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये प्रश्न पढ़कर और ये वीडियो देखकर आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।